नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और 18 विभागों के प्रमुख मनीष सिसोदिया को सीबीआई के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और इस गिरफ्तारी का कारण है दिल्ली सरकार के द्वारा लाई गई नई लिकर पॉलिसी में पाई जाने वाली गड़बड़ियां, जिसका आरोप मनीष सिसोदिया जी के ऊपर लगाया जा रहा है और सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के हमारे वीडियो में, और आज हम बात करेंगे कि क्या है दिल्ली सरकार की नई लिकर पॉलिसी और मनीष सिसोदिया पर लगाए गए आरोप कहां तक सही है। Central Bureau of Investigation today arrested Manish Sisodia. Sisodia has sent out a message from Tihar. Arrested the former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Deputy Chief Minister of Delhi has been arrested. This is किसी भी मुद्दे को समझने से पहले उसकी टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। सितंबर 2020 में दिल्ली सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि दिल्ली की लिकर पॉलिसी में बहुत गड़बड़ियां हैं, इसलिए हम नई लिकर पॉलिसी लेकर आएंगे जो कि करप्शन फ्री होगी और ये दिल्ली सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक होगा। अक्टूबर 2020 में दिल्ली सरकार ने लिकर पॉलिसी को लेकर के एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया और फरवरी 2021 में एक्सपर्ट कमेटी का प्रपोजल दिल्ली कैबिनेट के पास में आया और मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट के द्वारा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया जो कि नई लिकर पॉलिसी पर विचार करेगा। अप्रैल 2021 में न्यू लिकर पॉलिसी को दिल्ली कैबिनेट का अप्रूवल मिला और ये पारित होने के लिए उपराज्यपाल के पास में गई। तत्कालीन समय के उपराज्यपाल अनिल बैजल को इस न्यू लिकर पॉलिसी में कुछ कंसर्न्स नजर आए, इसलिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स को नोटिस करते हुए इस नई लिकर पॉलिसी को वापस दिल्ली कैबिनेट के पास में भेज दिया। लेकिन दिल्ली कैबिनेट के द्वारा नई लिकर पॉलिसी को वापस पारित करके उपराज्यपाल के पास में भेजा गया और 17 नवंबर 2021 को उपराज्यपाल ने दिल्ली की न्यू लिकर पॉलिसी को अनुमति दे दी और 17 नवंबर 2021 को ही नई लिकर पॉलिसी लागू हुई। क्या है नई लिकर पॉलिसी में, तो इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ओल्ड लिकर पॉलिसी के बारे में। दिल्ली में जो पुरानी लिकर पॉलिसी थी उसमें जितनी भी शराब की दुकानें थी उसमें से 60% सरकार के द्वारा चलाई जाती थी और 40% दुकानें प्राइवेट पार्टीज के द्वारा चलाई जाती थी। इसमें क्या होता था कि जब भी आपको दिल्ली में शराब लेने जाना होता था तो आपको कोने कोपचों में जाना पड़ता था और बहुत गंदी गंदी दुकानें थी जहां पर आपको शराब मिलती थी। तो दिल्ली गवर्नमेंट को लगता था कि इस तरह से अगर शराब बिकेगी तो दिल्ली गवर्नमेंट की छवि को धक्का लगेगा और दिल्ली देश की राजधानी है तो यहाँ पर एक अच्छे और व्यवस्थित तरीके से लोगों को शराब मिलनी चाहिए। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि सरकार का काम शराब बेचने का नहीं है, इसलिए हम शराब की दुकानें जो भी दिल्ली में खुलेगी उन्हें सभी प्राइवेट सेक्टर को देते हैं, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो के नए नए प्लेयर इस फील्ड में आएंगे और नए नए ऐसी शोरूम्स बनेंगे और इन शोरूमों में शराब मिलेगी अच्छे ब्रांडेड क्वालिटी में और एक अच्छे एनवायरनमेंट। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा न्यू लिकर पॉलिसी लाई गई। इस पॉलिसी में दिल्ली सरकार के द्वारा कहा गया कि हम नई दुकानें नहीं खोलेंगे, पहले जितनी दुकानें थी दुकानें भी उतनी ही रहेगी। जैसे अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली को एक दारूबाज स्टेट बना दिया गया है, तो ये एलिगेशंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितनी दुकानें पहले थी शराब की उतनी दुकानें अभी भी हैं। इसके तहत दिल्ली को 32 जोन में डिवाइड किया गया और हर जोन में 27 शराब की दुकानें खुल सकती हैं और इसमें 10 दुकानें एयरपोर्ट जोन की भी शामिल थी और टोटल 849 दुकानें दिल्ली सरकार के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से खोला जाएगा। जब इस पॉलिसी की घोषणा की गई थी उस समय दिल्ली सरकार ने कहा था कि लिकर माफिया और शराब की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए इस नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जो निजी क्षेत्र शराब बेचते थे तो उनको 25% वेट टैक्स के रूप में दिल्ली सरकार को देना होता था। तो यदि उन्होंने 100 बोतलें शराब की बेचते थे तो टैक्स से बचने के लिए सिर्फ 25 बोतल ही शो करते थे और इससे दिल्ली सरकार को काफ़ी मात्रा में रेवेन्यू कम होता था। दिल्ली सरकार के द्वारा 25% वेट जो शराब की बिक्री पर लिया जाता था उस 25% वेट को नई पॉलिसी में घटा करके 1% कर दिया गया। लेकिन जो लाइसेंस फीस जो शराब के जो विक्रेता थे जिनको दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाते थे उनकी फीस L1 लाइसेंस के लिए पहले 25 लाख थी और उस 25 लाख को बढ़ा करके सरकार के द्वारा 5 करोड़ कर दिया गया। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को शराब की दुकान का लाइसेंस चाहिए तो दिल्ली में उसको L1 लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 5 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि शराब विक्रेता बोतल्स को किसी भी रेट पर बेच सकते हैं, यानी कि इसके लिए किसी भी तरह की MRP फिक्स नहीं की गई।
शराब विक्रेता कितने भी प्रतिशत का डिस्काउंट दे सकते हैं। इसलिए दिल्ली में कुछ शराब विक्रेताओं के द्वारा 50% तक डिस्काउंट दिया गया। इसकी वजह से दिल्ली के शराब कंजप्शन में वृद्धि हुई। अगर लास्ट ईयर से तुलना करें तो पहले दिल्ली में शराब कंजप्शन 13.5 मिलियन लीटर था, जो कि फरवरी 2022 में बढ़कर के 24.5 मिलियन लीटर हो गया, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार के रेवेन्यू में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। जहां उसे पिछले साल 7,000 करोड़ का शराब से रेवेन्यू हुआ, वही 2022 में बढ़कर के 8,900 करोड़ पर पहुंच गया, यानी कि उसको बड़ी मात्रा में रेवेन्यू में वृद्धि देखने को मिली। इस पॉलिसीज के और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि शराब खरीदने और बाहर जाने की आयु सीमा, जो कि पहले 25 साल थी, उसको घटा करके 21 साल कर दिया गया। दूसरी चीज़, अगर आप किसी बार या रेस्टोरेंट में अगर आप शराब ऑर्डर करते हो तो पहले आप उसको बाहर नहीं ला सकते थे, लेकिन नई पॉलिसी के तहत आप उसको बाहर भी ला सकते हो। और दिल्ली में जो ड्रॉट डे घोषित किया जाता था, यानी कि जिस दिन शराब नहीं बिकेगी, उन दिनों को दिल्ली सरकार के द्वारा नई पॉलिसीज में कम किया गया और बाकी राज्यों की तर्ज पर रखे जाने का इस पॉलिसी में प्रावधान किया। और जो भी लीकर शॉप खुलेगी उनके लिए कम से कम 500 स्क्वायर फीट जमीन का होना जरूरी है, ताकि एक बड़ी जगह में शोरूम के रूप में दुकानें खुल सके और सही तरीके से लोगों को शराब मिल सके, ताकि लोग घूमते हुए फिरते हुए आराम से दारू खरीद सके। ये चीज़ तो मानना पड़ेगा कि दिल्ली सरकार ने 3 चीज़ों को तो बहुत अच्छे तरीके से सही किया है। एक तो एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बहुत फोकस किया है, दूसरा हेल्थ के ऊपर इन्होंने बहुत फोकस किया है, और तीसरा फोकस जो कि बहुत हास्यास्पद लगता है, शराब के ऊपर भी इन्होंने बहुत फोकस किया है। तीसरी चीज़ इन्होंने जो इस पॉलिसीज़ के तहत की वो है कि दिल्ली में जो दुकानें हैं वो होम डिलीवरी भी करेगी, यानी कि अगर किसी को भी घर बैठे शराब पीनी है तो दिल्ली सरकार उसके घर पर शराब पहुंचाने की व्यवस्था भी करेगी। साथ ही में दुकानों की जो खुलने की अवधि है वो इस पॉलिसी में बढ़ाई गई। तो इस पॉलिसी में जो मेजर चेंजेस थे वो ये किए गए पिछली पॉलिसीज़ की तुलना में। अब ये सवाल उठता है कि आप लोगों को एक चीज़ पता नहीं होगा, लेकिन जुलाई 2022 में जो नई पॉलिसीज़ लाई गई थी, जो कि आपको सुनने में बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन सरकार के द्वारा इस नई पॉलिसी को तो रद्द कर दिया गया और पिछली पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर दिया गया वापस, यानी कि पिछली पॉलिसी जो चली आ रही थी उसी को लागू कर दिया और नई पॉलिसी को रद्द कर दिया। अब ये सवाल ये उठता है कि जब इतनी अच्छी पॉलिसीज लगी रही हैं तो इस पॉलिसी को रद्द क्यों किया गया, आखिर कहां पर इसमें दिक्कत आ रही थी। और दूसरी चीज जो हमने शुरू में बताई कि इसमें सीबीआई की एंट्री कहां से हुई। हमारे देश में चाहे स्कीम कितनी भी अच्छी हो, यदि उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं होता है तो वो स्कीम हमारे लिए कूड़े के बराबर है। जब दिल्ली गवर्नमेंट नई लीकर पॉलिसी लेके आई तो इसके तहत बहुत कम लोगों के द्वारा ही दुकानें ओपन की गई। जहां पर 849 शराब की दुकानें खुलनी थी, वहां पर सिर्फ 644 दुकानें खुली गई। बाकी के जो वेंडर थे, जो शराब विक्रेता थे, उन्होंने अपने लाइसेंस को सरेंडर करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि दिल्ली सरकार के द्वारा इस पॉलिसी में किसी भी प्रकार की एमआरपी फिक्स नहीं की गई थी और किसी भी डिस्काउंट पर रोक नहीं लगाई गई थी। इसलिए जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो बड़ी बड़ी मात्रा में डिस्काउंट दे रहे थे, जिसका जो छोटे विक्रेता थे वो इस डिस्काउंट को नहीं झेल पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने लाइसेंस को सरेंडर कर दिया। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया था कि 21 साल से नीचे के जितने भी व्यक्ति हैं उनको शराब खरीदने और बार में जाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा ये पॉइंट भी ठीक तरीके से लागू नहीं किया गया। उपराज्यपाल जो थे उन्होंने ये पॉइंट भी उठाया कि दिल्ली सरकार के द्वारा जितने भी 32 जोन डिवाइड किए गए हैं उन जोनों के लिए किसी भी स्थान का चिन्हित नहीं किया गया है, यानी कि कहां पर दुकानें खुलनी चाहिए और कहां पर दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, इसके बारे में दिल्ली सरकार ने किसी भी तरह का कोई एजेंडा फिक्स नहीं किया है। इसकी वजह से क्या होने लगा कि कुछ वेंडर्स के द्वारा स्कूल के पास में शराब की दुकानें खोली जाने लगी, कुछ मंदिर के पास में खुलने लगी और कुछ दुकानें पब्लिक प्लेसेस पर खुलने लगी। तो उपराज्यपाल ने इस पर असहमति जताई और उन्होंने कहा कि इस पॉलिसीज के तहत किसकी अनुमति से इन दुकानों को इल्लीगल स्थानों पर भी खोला जा रहा है जहां पर ये दुकानें नहीं खुल सकती। अब हम आते हैं कि सीबीआई की एंट्री इस केस में कैसे हुई। तो इसका फर्स्ट अलार्म बजाया दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली सरकार के द्वारा लाई गई नई शराब नीति में बड़ी मात्रा में प्रोसीजरल गड़बड़ियां हैं और इसमें मनीष सिसोदिया जी के द्वारा कुछ लोगों को जानबूझ करके फेवर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना में दुकानों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के नाम पर मनीष सिसोदिया जी ने 144 करोड़ की लाइसेंस फीस दुकानदारों की माफ कर दी, जो कि शराब की दुकानें चलाते थे। और इसके एवज में मनीष सिसोदिया जी के द्वारा कमीशन लिया गया और जो पैसा उनको मिला उसका इस्तेमाल इन्होंने पंजाब चुनाव में किया। मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में
दूसरा एलिगेशन मनीष सिसोदिया पर लगाया गया कि जहां पर शराब की एक बोतल पर 50 रुपए सेस के रूप में लगते थे, उस सेस को मनीष सिसोदिया जी के द्वारा कुछ लाइसेंसधारियों को लाभ पहुंचाने के लिए माफ कर दिया गया और इससे दिल्ली सरकार के रेवेन्यू पर काफ़ी असर पड़ा और रेवेन्यू कम हुआ। नरेश कुमार की रिपोर्ट में तीसरा एलिगेशन मनीष सिसोदिया जी पर लगाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट जोन के लीकर वेंडर लाइसेंस के एप्लीकेंट को 30 करोड़ रुपए इस आधार पर लौटा दिया गया कि वो दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी नहीं ले पाए, जबकि इस नीति में साफ साफ प्रावधान था कि आप जब भी कोई राशि इस माध्यम से जमा कराएगा तो वो राशि उसको वापस नहीं की जाएगी। तो उपराज्यपाल ने सवाल उठाए कि ये किस आधार पर उनको पैसे लौटाए गए। इसमें उपराज्यपाल की कोई परमिशन नहीं ली गई और इसमें आरोप वही है कि कुछ जो है वो मनीष सिसोदिया जी के करीबी हैं और उनको फायदा पहुंचाने के लिए मनीष सिसोदिया जी के द्वारा ये नीति लाई गई और उन्होंने बैक साइड से उन लोगों से कमीशन लिया और इस कमीशन को पंजाब चुनाव में आप सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया गया। नरेश कुमार की रिपोर्ट्स में लगाए गए एलिगेशंस के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के द्वारा सीबीआई को इस केस की जांच करने के लिए कहा गया। अगस्त 2022 में सीबीआई के द्वारा मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापे मारे गए और फरवरी 2023 में सीबीआई के द्वारा मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए जुडिशियल कस्टडी में लिया गया और इस जुडिशियल कस्टडी के तहत सीबीआई के द्वारा मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ की जा रही है और हाल ही में एक कोर्ट का डिसीजन आया है जिसके तहत 7 दिन की कस्टडी और रिमांड पर ईडी के पास में मनीष सिसोदिया जी को भेज दिया गया है। यानी कि मनीष सिसोदिया जी पर लगाए गए जितने भी एलिगेशन है उनकी जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है। तो हम इसमें किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे क्योंकि जब मनीष सिसोदिया जी ने अपनी जो गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया। तो हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे इस वीडियो में क्योंकि हम यदि किसी भी चीज़ को साबित भी कर देंगे तो भी तो सुप्रीम तो हमारा कोर्ट ही है। हमारी जो भी जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो कहा जाएगा वही हमको सच मानना पड़ेगा। इसलिए हम इंतजार करते हैं सीबीआई की रिपोर्ट का कि सीबीआई जल्दी से जल्दी इस मामले की जांच करेगी और जो भी दोषी हैं उनको जरूर सजा मिलेगी। और दिल्ली लीकर पॉलिसी में क्या था और क्या मनीष सिसोदिया जी पर एलिगेशंस लगाए गए उनको मैंने आप लोगों को विस्तार से समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।